नंबर 181 और क्वेश्चन है हमारा, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज करता जाता है तो इनमें से कौन सा जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, वेरिएबल कॉस्ट। जिस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182 और क्वेश्चन है हमारा, बिफोर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स से पहले द बैंकिंग सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो बैंकिंग सिस्टम है ना, इन चारों में से एक को छोड़ करके कैरेक्टराइज किया गया था। मतलब 3 थे बैंकिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एक जो था वो बैंकिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था फाइनेंशियल रिफॉर्म से पहले। ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट फ्लो, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाई रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा कीपिंग वेरी लेस लेंडेबल रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कीपिंग वेरी लेस लेंडेबल रिसोर्सेज। लेंडेबल रिसोर्सेज का मतलब वो पैसा जो बहुत कम आप अपने पास रख रहे हो लेंड करने के लिए। लेंड करने का मतलब होता है उधार देने के लिए, लोन देने के लिए। ठीक है। तो होता क्या था, बैंकिंग रिफॉर्म से पहले जो सीआरआर रेट था इट वाज अप्रोक्सीमेटली 16% और एसएलआर रेट जो था वो अप्रोक्सीमेटली 38% था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 54% कॉन्स्टिट्यूट करता था। तो जो 54% आप ऐसे रिसोर्सेस अपने पास रख रहे हो जिसे आप लोन नहीं दे रहे हो, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने अपने पास रख लिया और सिर्फ 46% आप एज ए लोन देते थे। तो जब बैंकिंग रिफॉर्म्स आया नरसिम्हम कमेटी का 1992 में, तो उन्होंने ये बात रखी, मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात रखी कि हमें क्या करना चाहिए, सीआरआर को भी रिड्यूस कर देना चाहिए और साथ ही साथ एसएलआर को भी रिड्यूस कर देना चाहिए। तो उसी मूवमेंट पे सीआरआर 16% से रिड्यूस करके 4% किया गया था और एसएलआर 38% से रिड्यूस करके 26 या 24% कर दिया गया था। जो करंट में अभी इस समय अप्रैल 2020 में एसएलआर रेट इज 18.25% और सीआरआर रेट इज 3%। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कीपिंग वेरी लेस लेंडेबल रिसोर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 183 है और क्वेश्चन है द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मालूम है ना, स्केर्सिटी इज द सिचुएशन व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। वो होता है स्केर्सिटी का लॉ। इन्होंने बोला कि जो लॉ ऑफ स्केर्सिटी है ना, वो किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता। ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ स्केर्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ स्केर्सिटी अप्लाई ओनली टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, तीसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ स्केर्सिटी इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और चौथा कह रहे हैं लॉ ऑफ स्केर्सिटी इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो कंज्यूमर है ना, उसकी जो वांट है कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है। लॉ ऑफ स्केर्सिटी हमेशा यही कहता है कि इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट इंसान है मुकेश अंबानी, उनके पास इतना सारा पैसा है, उसके बाद भी उनकी डिमांड जो है वो जो उनकी वांट है ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। मैं एक बात कह रहा हूं कि इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, उसकी डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ती चली जाती है। ठीक है। ये मैं इसलिए कहा क्योंकि गरीब आदमी की तो वैसी डिमांड पूरी नहीं होती, और मैंने कंपैरिजन किया एक रिचेस्ट इंसान से, जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है, एक लिमिट तक उनकी भी डिमांड वांट्स है ना, वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो दिस इज लॉ ऑफ स्केर्सिटी। आपके पास जितना ज्यादा रिसोर्सेज आता जाएगा, उसके कंपैरेटिव आपके डिमांड्स बढ़ते चले जाएंगे, आपके वांट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन 183 का सही आंसर है ऑप्शन डी, the law of scarcity implies that consumers want will never be completely satisfied। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 और क्वेश्चन है हमारा मनी इंक्लूड्स। मनी में क्या इंक्लूड होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा करेंसीज एंड डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा ऑप्शन मनी इंक्लूड्स बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीसरा ऑप्शन है मनी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मनी में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, हम उसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बॉन्ड्स भी होता है मनी का एक रूप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होता है, करेंसीज भी होता है, डिमांड डिपॉजिट्स भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इंक्लूड्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें इंक्लूड होती हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 और क्वेश्चन हमारा, अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सेस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन था कि जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है ना, वो अगर पैरेलल हो रहा है, इस पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस इंप्लाइज दैट कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना वो इनफाइनाइट है। इसको आप पॉज करके एक बार रीड कीजिएगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है ना पैरेलल, अगर वो पैरेलल होता है क्वांटिटी एक्सेस के, क्वांटिटी एक्सेस मतलब आपको मालूम होगा ना, जो वाई एक्सेस बनाते हैं हम हमेशा प्राइस से रिलेटेड होता है, जो एक्स एक्सेस होता है वो क्वांटिटी एक्सेस होता है। तो क्वांटिटी एक्सेस से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पैरेलली जा रही है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 186 और क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन अ पर्सन इज सेड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन इफ ही इज अर्निंग लेस देन डैश पर मंथ इन December 2019 फॉर अर्बन। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, एक्चुअली इट्स नॉट प्लानिंग कमीशन, दिसंबर 2019 की कहानी अगर हम बता रहे हैं तो इट्स नॉट प्लानिंग कमीशन, इट इज नीति आयोग। तो अगर हम बात करें, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है तो चाहे वो प्लानिंग कमीशन की बात की जाए या नीति आयोग की बात की जाए, आप एक ही चीज समझिएगा। ठीक है, अब के डेट में अगर प्लानिंग कमीशन बोला जाता है तो नीति आयोग ही एक हिसाब से, क्योंकि उसका नाम 2014 में चेंज हो गया था प्लानिंग कमीशन से, इट हैज बीन चेंज टू नीति आयोग। तो इन्होंने पूछा है कि दिसंबर 2019 के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कंडीशन है वो एक अर्बन एरिया में एक आदमी के लिए कितनी है, कितने रुपए से नीचे अगर कोई आदमी कमा रहा है तो वो बीपीएल है। ठीक है, पर मंथ की बात पूछी जा रही है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1050 रुपीज पर मंथ अगर आदमी कमाता है या इससे कम कमाता है तो बीपीएल है अर्बन एरिया में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1100 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1000 रुपीज और चौथा ऑप्शन है हमारा 950 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है 1050 रुपीज। अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में 1050 रुपीज पर मंथ से कम कमा रहा है तो उसे बीपीएल कंसिडर करते हैं। वैसे ये बहुत कम है, इसमें होता क्या। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 और क्वेश्चन है हमारा, लेसर प्रोडक्शन ऑफ डैश। यहां 4 तरीके के गुड्स दिए गए हैं। इन्होंने बोला लेसर प्रोडक्शन ऑफ डैश वुड लीड टू लेसर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। तो इनमें से किस तरीके के गुड्स का अगर हम अभी लेसर प्रोडक्शन करेंगे तो भविष्य में जो भी चीज प्रोड्यूस करना है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पब्लिक गुड्स, लेसर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स would lead to lesser production in future. दूसरा ऑप्शन, lesser production of consumer goods would lead to lesser production in future. तीसरा ऑप्शन, lesser production of agricultural goods would lead to lesser production of in future. और चौथा है हमारा lesser production of capital goods would lead to lesser production in future. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैपिटल गुड्स। अगर आज के टाइम हम कैपिटल गुड्स का कम प्रोडक्शन करेंगे तो फ्यूचर में वो और कम हो जाएगा। मतलब कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी हो रही है। मशीनरी अगर आज हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मशीनरी ना रहेगी ना फ्यूचर में, उसके द्वारा कोई चीज प्रोड्यूस होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 188 और क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फंड स्टेटमेंट दैट इज सोर्सेज एंड यूजेस। सोर्सेज का मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है, यूजेस का मतलब कहां कहां आउटफ्लो हो रहा है, कहां कहां उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फंड स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन असेट्स, लायबिलिटीज एंड नेट वर्थ ड्यूरिंग अ डैश पीरियड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फंड स्टेटमेंट है जहां पे हम सोर्सेज और यूजेस की बात करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है असेट्स, लायबिलिटीज और नेट वर्थ को ड्यूरिंग अ डैश पीरियड। पीरियड बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है फाइनेंशियल पीरियड, दूसरा ऑप्शन है मार्केटिंग पीरियड, तीसरा ऑप्शन है गिवन पीरियड और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक पीरियड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फाइनेंशियल पीरियड नहीं है। मार्केटिंग पीरियड तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, गिवन पीरियड कह सकते हैं लेकिन नहीं। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट फंड स्टेटमेंट बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए असेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 189 और क्वेश्चन है, द 3 सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो 3 सेक्शंस है ना उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला ऑप्शन है करंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव।
तो जो 3 सेक्शंस होते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उसमें करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी आता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द 3 सेक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 और क्वेश्चन है द कैपिटल अमाउंट कंसिस्ट ऑफ। देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं और वो मनी कंसिडर किया जाता है जो बिजनेस की शुरुआत में हम बिजनेस में लगाते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन लोन्स आते हैं, क्या कैपिटल में लोन आता है। दूसरा ऑप्शन क्या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, क्या कैपिटल में क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज आती है, या कैपिटल में ये सारी चीजें आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द कैपिटल अमाउंट कंसिस्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज, ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि देखिए जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल का पैसा आप लोन में भी ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट के पैसे भी आप यूज कर सकते हो, या कोई किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज इज ए काइंड, आपने उधार ले लिया ना, जैसे ऑप्शन ए है लोन, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारे कैपिटल अमाउंट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 और क्वेश्चन है हमारा द कैपिटल अकाउंट कवर्स। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, दूसरा ऑप्शन नॉन लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल, तीसरा ऑप्शन लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कवर होता है, नॉन लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कवर होता है, लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कवर होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 है और क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट ट्रांसफर्स इंक्लूड। जो गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर होता है ना, गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मनी, दूसरा ऑप्शन गुड्स, तीसरा ऑप्शन सर्विसेज एज एड टू अदर कंट्रीज। एड का मतलब होता है हेल्प, तो हमारी जो सरकार है वो दूसरे देश को अगर हेल्प कर रही है तो क्या वो गवर्नमेंट ट्रांसफर में इंक्लूड होगा। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। गवर्नमेंट ट्रांसफर इंक्लूड्स मनी, गुड्स, सर्विसेज एज एड टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 और क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जिसे मैं अभी करेक्ट कर दूं। ये हमारा बार्टर रेट नहीं है, ये एक्सचेंज रेट है। बार्टर रेट नहीं है, ये हमारा आप समझिएगा EXCH, ये माउस से लिखने में बड़ी तकलीफ होती है, AANGE एक्सचेंज। ठीक है, आप समझिएगा प्लीज। अब अ चेंज इन एक्सचेंज रेट दस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द डैश। एक्सचेंज रेट में अगर कोई चेंज आता है ना, तो उनमें से किस चीज में चेंजेस आते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज रेट, तीसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए अगर एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी चेंज हो जाएंगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 194 और क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू व्हाट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी में M1 प्लस M2 आता है, दूसरा अ मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई, तीसरा ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और चौथा है मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी लिंक्ड टू बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मॉनेटरी जो पॉलिसी होता है ना, वो एक पॉलिसी होता है जिससे जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, वो पॉलिसी आरबीआई बनाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये जो ऑप्शन सी की जो बात की थी ना इन्होंने, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये तो फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन हमारा HYVP। HYVP हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, आपको मालूम होगा ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 के बाद, तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड की बात की गई थी। तो लेकिन HYVP का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग क्रॉप्स। जो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम था ना, वो किन क्रॉप्स तक रेस्ट्रिक्टेड था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है व्हीट, राइस, बाजरा, जवार एंड मेज। दूसरा ऑप्शन है हमारा व्हीट, शुगर, बाजरा, जवार एंड मेज। तीसरा ऑप्शन है हमारा व्हीट, मिल्क, बाजरा, ज्वार एंड मेज। और चौथा ऑप्शन है हमारा व्हीट, बनाना, बाजरा, ज्वार एंड मेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार एंड मेज। जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड आया था ना, वो जो प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें सबसे पहले तो व्हीट की बात की गई थी, राइस की बात की गई थी, बाजरा की बात की गई थी, जवार की बात की गई थी, उसके बाद मेज की बात की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196 और क्वेश्चन है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई इज। आईसीआईसीआई इंडिया का प्राइवेट बैंक है, ठीक है। और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं आपको बताऊं, इट इज ओन्ड बाय फॉरेनर्स बट मैनेज्ड बाय इंडियंस। इसे कहा जाता है भारतीय बैंक। शुरुआत हुई थी एज अ भारतीय बैंक, लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा फॉरेनर्स का हो गया है, तो कंट्रोल इंडिया के बाहर चला गया है। अब दे आर नो मोर इंडियन बैंक्स, लेकिन क्योंकि अपने देश का है तो एक फीलिंग आती है कि इंडियन बैंक है, भारत का बैंक है, ठीक है। जो फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई बैंक का, चलिए बताइए फुल फॉर्म क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197 और क्वेश्चन है हमारा इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना, उसके फर्स्ट स्टेज के थियरी के हिसाब से वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई। दूसरा ऑप्शन है हमारा बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो। तीसरा ऑप्शन है बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो। और चौथा ऑप्शन है हमारा बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज हाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो पहला स्टेज था हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, उस हिसाब से जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था दोनों हाई था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 198 और क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइज बाय 5% एंड द डिमांड फॉर बाजरा फॉल्स बाय 2%। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी एक हाउस होल्ड का कैलकुलेट करना है, जहां पे बोला गया है कि एक हाउस होल्ड का जो इनकम है वो 5% राइज कर रहा है और जो डिमांड है ना बाजरा की वो 2% फॉल कर रही है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लस 2.5, देखिए बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन माइनस 2.5, तीसरा ऑप्शन माइनस 0.4 और चौथा ऑप्शन प्लस 0.4। तो आपको मालूम है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बेसिस के ऊपर ये इनकम वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कीजिएगा। मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आया ऑप्शन सी माइनस 0.4, क्योंकि डिमांड फॉल कर रही है ना बाजरा की। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करके दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 199 और क्वेश्चन है हमारा द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट है ना, वो कहां से डिराइव किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 200 और क्वेश्चन है हमारा द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में कब आता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द गुड्स, तीसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस ऑफ गुड्स और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
कि द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब ऑप्शन डी सही जवाब है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जितना रुपए हम खर्च कर रहे हैं प्राइस ऑफ गुड्स में, उतने रुपए की हमको यूटिलिटी मिल रही है। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जिसकी जो यूनिट है दैट इज यूटिल्स, और यूटिल्स को हम मनी में कंपेयर करते हैं हमेशा, कि आप हम जब भी पैसे खर्च करते हैं तो उसको यूटिल्स में देखते हैं कि भाई हमने 10 रुपए खर्च किए तो 10 रुपए के बराबर हमको यूटिलिटी मिली कि नहीं मिली। मिली तो वेरी गुड, हम पूरे सेटिस्फाई हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। लेकिन अगर नहीं मिला, हम डेफिसिट की कंडीशन में, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा मिल जाता है तो हम सरप्लस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे खुशी है कि वी हैव कंप्लीटेड 200 क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आई बिलीव कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही होगी। थैंक यू सो मच, तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड लक।